हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। स्टूडेंट, एक बार फिर हम आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपके होंगे पेपर 2 होम साइंस। तो जिन स्टूडेंट का होम साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए आज की ये क्लास होगी और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, LTGIC, DSSS, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपके DSSS के आप ये मतलब डोमेस्टिक साइंस के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगी। फिलहाल आज जो हम क्लास करने वाले हैं इस पर फोकस करते हैं और देखते हैं किस तरीके के आज के प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट, ये आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। और अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री PDF प्रोवाइड होती हैं और जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा आपके सामने प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ब्लांचिंग का जो मुख्य पर्पस है वो क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रंग बढ़ाना, B है एंजाइम को निष्क्रिय करना, C है स्वाद बदलना और D है शर्करा बढ़ाना। बताइएगा फूड प्रोसेसिंग में ब्लांचिंग का पर्पस क्या होता है, ये आपको बताना है। एक्चुअली देखिएगा जो ब्लांचिंग है वो एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके सब्जियों या फलों को थोड़े समय के लिए जब हम उबलते पानी या भाप में डुबो कर रखते हैं वही आपका एक तरीके से ब्लांचिंग होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट राइट आंसर की, तो राइट आंसर है आपका एंजाइम को निष्क्रिय करना, यानी आपका जो ऑप्शन B है वो आपका करेक्ट है। यानी इसका जो पर्पस है वो क्या है, एंजाइम को इनएक्टिवेट करना, जिससे जो फूड स्पॉयल होता है, फूड खराब होता है वो ना हो, इस वजह से। एंड अगर हम सेकेंडरी बेनिफिट की बात करें तो जो आपका कलर है, टेक्सचर है, फ्लेवर है, ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका विटामिन C है, ठीक, तो विटामिन C है उसको एक तरीके से प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा ऐड की है ताकि अगर आपको ये PDF मिले ताकि आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक, तो साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयरन, जिंक या फिर आयोडीन। बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर होगा आपका आयरन, यानी ऑप्शन जो B है वो आपका राइट आंसर है। और आयरन की आप जानते हैं डिफिशियंसी से आपका एनीमिया नामक बीमारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं। कई बार आपके मिलान के थ्रू ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिनसे आपको थकान, कमजोरी सी महसूस होती है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने पूछा गया है, मल्टीपल रोल ऑफ वोमेन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। यानी मल्टीपल रोल ऑफ वोमेन, जो महिलाओं के मल्टीपल रोल हैं, उन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। गृह प्रबंधन, B है लैंगिक समानता, C है समाजशास्त्र या फिर D है कार्य जीवन संतुलन। बताइएगा। आप वैसे भी जानते हैं महिलाओं के कई सारे रोल हैं, वो चाहे आपका घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, बच्चों को संभालना हो, परिवार को संभालना हो, कई सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं महिलाओं को, जिनको उनको एक तरीके से बैलेंस करना रहता है, संतुलन रखना रहता है। नहीं तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, स्ट्रेस भी आ सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्क लाइफ बैलेंस।
ठीक है, यानी कार्य जीवन संतुलन। तो हमने जैसे कहा भाई गृहिणी आपका प्रोफेशनल भी है, मदर्स का रोल भी करती हैं, केयर गिवर का भी रोल करती हैं, ठीक है, बेटी बहू से लगा के हर एक रोल आपका वुमेन का रहता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इसमें बैलेंस नहीं बना के चलते हैं, संतुलन नहीं बना के चलते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम, जैसे हिस्ट्री से आपको तनाव हो सकता है, कई होता है ना, कई सारी महिलाएं होता है प्रेशर नहीं झेल पाती हैं प्रॉब्लम्स की वजह से, कि मुझे जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, अपनी भी कुछ हॉबीज होती हैं। सो अगर आपने इन सब में बैलेंस कर लिया, ठीक है, तो यानी आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ और हैप्पीनेस होगी। और इन्हीं सब में अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो कई सारे तनाव, स्ट्रेस हो जाता है, हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज हो, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मल्टीपल रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं के कई सारे रोल हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी होती है, ठीक है, और उसमें कैसे वो बैलेंस करके निभाएंगी वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लाइसिन किस प्रकार का पोषक तत्व है? आपका है वसा, बी है आवश्यक अमीनो अम्ल, सी है आपका खनिज और डी है आपका विटामिन। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट बात करें तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बॉडी कुछ आपके जो लाइसिन है वो एक तरीके से सिंथेसिस नहीं कर सकती, तो यहाँ पे सोर्स कुछ हैं, जैसे आपका सोयाबीन हो गया, फिश हो गया, वहीं आपका एग हो गया। तो ये क्या करता है, एक तरीके से ग्रोथ में हेल्प करता है, एक तरीके से यहाँ पे कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, तो कई सारे इसके रोल्स भी हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? आरडीए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आरडीए से कई बार आपके प्रश्न पूछे भी गए हैं। सो आरडीए का जो आपका फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा गया है। देखिएगा ऑप्शन, आवश्यक दैनिक भत्ता, बी है अनुशंसित आहार भत्ता, सी है नियमित आहार आवंटन और डी है अनुसंधान आहार विश्लेषण। तो बताइएगा कि आपके आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। आरडीए का आपको फुल फॉर्म बताना है, बताइएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं अनुशंसित आहार भत्ता, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो आपका जो बी है वो आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो एवरेज डेली इनटेक को, न्यूट्रिशन को एक तरीके से पॉपुलेशन की ज़रूरत ये एक तरीके से पूरा करता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये इशू हुआ है आईसीएमआर के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयरन की अगर हम मात्रा की बात करें, ठीक है, आयरन की मात्रा की बात करें तो अगर हम वोमेन्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो यहाँ पे 21 mg पर डे के हिसाब से, ठीक है। और वहीं अगर हम मैन की बात करें तो मैन का होगा आपका 17 mg पर डे के हिसाब से, ठीक है, पर डे, ठीक। चलो इनकी कई बार पूछ लिया जाता है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आरडीए वह मानक है जो आईसीएमआर और जो आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं रिकमेंड करती हैं, ताकि पोषण संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं वो आपकी पूरी हो सके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने पूछा गया है कि कपड़ा धुलाई में ब्लूइंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, कपड़े को मुलायम करना, बी है कपड़े को सफ़ेद दिखाना, सी है कपड़े की मजबूती बढ़ाना और डी है दाग हटाना। तो बताइएगा ब्लूइंग का जो आपका यूज़ होता है वो कपड़ा धुलाई में किस लिए होता है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कपड़े को सफ़ेद दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आपका ब्लूइंग एक ऑप्टिकल इल्यूजन टेक्निक है जिससे
ये जो आपका येलोइश का कपड़ा है वो आपका वाइट दिखाई देने लगता है, मतलब थोड़ा येलो टाइप का जो होता है वो कैसा दिखने लगता है, आपका वाइट दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीडीएस का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो आईसीडीएस प्रोग्राम है उसका जो आपका पर्पस है वो आपसे पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बुजुर्गों की देखभाल, बी है बच्चों और माताओं का पोषण सुधार, सी है युवाओं के लिए रोजगार और डी है रोग नियंत्रण। बताइएगा। आईसीडीएस का आपका कई बार आपसे आईसीडीएस की फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी आपका न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स। आपका जो बी आंसर है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम आईसीडीएस की बात करें, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म है और कई बार आपके ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ये जो आपका स्टार्ट किया गया था वो एक्चुअली स्टूडेंट आपका 2 अक्टूबर 1975 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे आपके ईयर वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो आईसीडीएस है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और ये जो आपका स्टार्ट हुआ था वो आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, आपका 1975, ठीक, याद रखेंगे। बेनिफिट की स्टूडेंट बात करें तो यहाँ पे बेनिफिट जो आपका होगा वो 0 से लेकर 6 ईयर्स तक के जो आपके चिल्ड्रन हैं, यानी जो बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों के साथ साथ जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर हैं, यानी जो आपकी गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, मतलब हेल्थ चेकअप वगैरह, प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस वगैरह ये सब प्रोवाइड करने का भी काम करता है। तो इस वजह से आपकी, क्योंकि कई बार यूजीसी नेट में आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपके 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उनमें से आपसे पूछा जाएगा इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सा है। तो इसलिए अगर आप आईसीडीएस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका देखिएगा एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पे आपका 2 अक्टूबर ऐड नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 अक्टूबर आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक, 2 अक्टूबर 1975 को। और इसका उद्देश्य भी आपसे मेंशन किया गया है, आपके 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती जो महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, उनके पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर करने का ये वर्क करता है, ठीक है, बेनिफिट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन यानी एसडीए का सर्वाधिक प्रभाव किस पोषक तत्व पर पड़ता है? ठीक है, अगर आपने पहले भी इन चीज़ों का नाम सुना है तो आपको पता होगा इसका जो आपका आंसर है वो क्या है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड डी ऑप्शन है आपका विटामिन। बताइएगा, एसडीए का जो सर्वाधिक प्रभाव किस पोषक तत्व पर पड़ता है? एसडीए का जो आपका ज़्यादातर प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपका प्रोटीन में। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। एसडीए आपका एक तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च पर आपका डाइजेशन जो और जो आपका ऑब्जर्प्शन होता है फूड का, उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे जो आपका प्रोटीन है उसमें हाईएस्ट जो एसडीए है वो कितना परसेंट है आपका? 30% है, क्योंकि इन्हें हम आपका जो ब्रेक डाउन है उसमें ज़्यादा आपको हेल्प करता है, यानी जो आपकी मसल्स की टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करने में ये ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन आप जानते हैं मसल्स डेवलपमेंट का एक तरीके से उसमें हेल्प करता है। और वहीं अगर हम आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करें यानी कार्ब्स की बात करें तो 5 से 10%, और अगर हम फैट की बात करें आपका तो आपका 2 से 5% तक होता है। तो यहाँ प्रोटीन की हमने बात की तो आपका 30%, तो सर्वाधिक आपका प्रोटीन का होता है, ठीक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए देखिएगा, परसेंटेज भी मैंने आपको ऐड कर दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हिडन हंगर जो किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है कैलोरी की कमी, ठीक है, बी है आपका प्रोटीन की कमी, सी है सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी और डी है अधिक भोजन करना, ओवर ईटिंग।
हिडन हैंगर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन सी, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो जब हम कैलोरी इनटेक तो नॉर्मल हो, लेकिन और जो आपका विटामिन और जो मिनरल्स है उनकी कमी रहती है, तब ये आपकी सिचुएशन बनती है। यहाँ पे कॉमन है आपका आयरन है, आपका विटामिन ए है। आयोडीन डिफिशियंसी इंडिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी जिससे रतौंधी नामक रोग होता है। वहीं आयोडीन की कमी जिससे आपका ग्वाइटर, घेंघा रोग जैसी बीमारियां होती हैं। अब जानते हैं कि आपका विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस वाली समस्या, आयोडीन की कमी से घेंघा होना, आयरन की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी आपको देखने को मिलती है। आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आर्गोस्ट्रॉल किस विटामिन का प्रीकॉर्सर है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रीकॉर्सर आपका जो आर्गोस्ट्रॉल है वो किस विटामिन का है, बताइएगा आप। आंसर तो आपने ऑलरेडी देख लिया लग रहा है। विटामिन ए, विटामिन D2, विटामिन ई और विटामिन के, बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन जो डी है उसकी कमी से आपका रिकेट्स होता है, जो आपका बच्चों में होता है, यानी सूखा रोग। और वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रोमलेशिया, वो अडल्ट में होता है, वयस्क में। ठीक है, तो ये दो रोगों के नाम अक्सर आपके मिलान के थ्रू पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो आप रिकेट्स याद रखेंगे और दूसरा है ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, अडल्ट को होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने। कुनेस धागा परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, आपका है प्रोटीन गुणवत्ता निर्धारण, बी है दूध में मिलावट स्टार्च का पता लगाना, सी है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति और डी है आटे में ग्लूटेन की उपस्थिति। बताइएगा इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है आटे में ग्लूटेन की उपस्थिति। ये इसका आपका होगा करेक्ट आंसर। चलिए एक सेकेंड, हाँ जी। तो आटे को पानी से धोने के बाद, मतलब उसको मतलब जब हम आटा पानी करते हैं तो उसमें ग्लूटेन निकाल कर खींचा जाता है। यदि वह धागे जैसा स्टार्च होता है तो ग्लूटेन की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। ऐसा मतलब प्रोसेस होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कल्चरल लेग सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने दिया? आपके ऑप्शंस हैं अगस्टे कॉम्टे, आपके विलियम ऑगबर्न, सी है कार्ल मार्क और आपका डी है मैक्स वेबर। तो कल्चरल लेग जो आपका है सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने दिया है वो आपसे पूछा गया है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विलियम ऑगबर्न। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो सांस्कृतिक जो आपका पिछड़ापन है जिसको हम कल्चरल लेग कहते हैं, ये तब होता है जब भौतिक संस्कृति जैसे आपका मशीन है और जो तकनीकें हैं वो बहुत तेज़ी से बदलती हैं, लेकिन जो हमारी गैर भौतिक संस्कृति है, जैसे हमारे वैल्यूज़ हो गए, हमारे रीति रिवाज हो गए, हमारे रूल्स कानून वगैरह हो गए, वो उतनी जल्दी बदलाव नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया तो आप जान रहे हैं कि बहुत जल्दी से आ गया, लेकिन उसके जो नैतिक और नियम हैं, जो कानून हैं, वो बाद में बने। तो कहने का मतलब है जितने हिसाब से हमारी टेक्निक, जो हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, वो नहीं बन पाए हैं। तो यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस है वो एक तरीके का बड़ा काम करता है। तो वो जो सांस्कृतिक पिछड़ापन है जिसे हम कल्चरल लेग कहते हैं, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक, चलिए देखिएगा, हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि भाई जितनी तरह से आपकी टेक्नोलॉजी बदलाव कर रही है, उतने तरीके से आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीफ्स हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत
यानी जो आपका साइकोसोशल जो थ्योरी है वो किसने दी है, ठीक है। आपके जीन पियाजे ने, सिगमंड फ्रॉयड, और आपका सी है एरिक एरिक्सन और डी है लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की महोदय जी ने तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, यानी सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। वहीं अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उनका, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है, उसमें हमने कई बार बात की है। सो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका एरिक एरिक्सन है, ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इन्होंने जो 8 अवस्थाएं हैं एरिक एरिक्सन की, 8 स्टेजेस, जिसमें बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आउटकम निकलने का चांस रहता है, जैसे मतलब एक तरीके से दुविधा रहती है, उलझन में रहता है। अब जैसे उसकी जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, जो इन्फेंसी होती है, वो विश्वास बनाम अविश्वास होती है, मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। तो यहाँ पे बच्चा ट्रस्ट बिल्ड करता है, अगर उसको अटेंशन मिला, उसको वो प्यार मिला, तो ट्रस्ट आता है कि भाई दुनिया ट्रस्ट वर्दी है। वही अटेंशन नहीं मिला, मम्मी पापा से प्यार नहीं मिला, या जो केयर कर रही हूँ उनसे लव नहीं मिला, है ना, तो उसमें क्या होता है, अविश्वास वाली स्थिति। वही एडोलसेंस में होता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, आइडेंटिफाई बच्चा खोजता है। वहां पे अगर उसको सही डायरेक्शन, सही गाइड वगैरह मिल गई, तो वो आगे जाके उसका जो गोल होगा वो क्लियर होगा, वो अपना गोल पे कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज अगर उसको क्लियर नहीं हुआ, तो वहीं कंफ्यूजन, अपनी आइडेंटिफाई अपनी जो करने की कोशिश करेगा कि फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, क्या करना है मुझे, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपकी क्लास ली है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, तो जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सीमांत सिद्धांत नहीं, माफ कीजिएगा, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पोषण, बी है वस्त्र विज्ञान, सी है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, और डी है विस्तार शिक्षा। ठीक है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, यानी आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, मॉइस्चराइजेशन प्रक्रिया किसके लिए की जाती है। आपके ऑप्शंस है कपास, बी है ऊन, सी है रेशम, और डी है नायलॉन। कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन। तो जो आपका मॉइस्चराइजेशन है, इसको मैंने कई बार ये आपका क्वेश्चन करवाया भी है, तो बताइएगा ये जो आपका प्रोसेस है वो किसके लिए किया जाता है। सो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कपास, यानी आपका जो कॉटन है वो आपका राइट आंसर है। तो कॉटन के रेशों को कास्टिक सोडा से उपचारित किया जाता है, और इसमें कपास की जो चमक है, जो लस्टर है, और जो मजबूती है, और रंग को पकड़ने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। और यहाँ पे एक आप बात याद रखिएगा, इसे जॉन मार्शल, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर ये जो पड़ा है, ठीक है, तो आपका जो जॉन मार्शल है उन्होंने खोजा था, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप सभी के सामने दिया गया है। चयापचय योग्य ऊर्जा, ठीक है, किसे कहते हैं, MEE। आपका ऑप्शन है सकल ऊर्जा, आपका मल ऊर्जा, बी है पाचन योग्य ऊर्जा, आपका माइनस मूत्र प्लस आपका गैसीय ऊर्जा, सी है शुद्ध ऊर्जा, ऊष्मा वृद्धि, और डी है आहार की कुल कैलोरी। तो चयापचय योग्य जो ऊर्जा है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी पाचन योग्य ऊर्जा माइनस मूत्र प्लस गैसीय ऊर्जा। तो सबसे पहले आहार से जो सकल ऊर्जा है, यानी ग्रॉस एनर्जी है, वो मिलती है। इससे जो मल के साथ निकलने वाली जो ऊर्जा है वो घटाकर हमें डाइजेस्टेबल एनर्जी मिलती है, ये आप याद रखेंगे। तो वहाँ पे जो डाइजेस्टेबल एनर्जी है, इसमें मूत्र और जो गैस के साथ निकलने वाली ऊर्जा है उसको घटाने पर जो हमारी शेष ऊर्जा बचती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चयापचय योग्य ऊर्जा कहते हैं। ठीक है,
याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेलोक्रोमिज्म शब्द किससे जुड़ा है? हेलोक्रोमिज्म शब्द किससे जुड़ा है? आपके ऑप्शन ए है रंग और सूचक, बी है दूध किण्वन, सी है अनाज पकाना और डी है आपका विटामिन अवशोषण। बताइएगा। सो स्टूडेंट इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी रंग और सूचक। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी रंजक या जो सूचक का रंग पीएच बदलने पर बदल जाता है और इसे क्या कहते हैं हम? हेमोक्रोमिज्म, माफ कीजिएगा, हेमोक्रोमिज्म कहते हैं। उदाहरण अगर हम मान लें तो लिटमस जो पेपर है वो अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पाचन क्षमता गुणांक किसे दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं आहार में ऊर्जा का स्तर, बी है भोजन में पोषक तत्व का कितना प्रतिशत शरीर द्वारा अवशोषित हुआ, सी है भोजन की कुकिंग क्वालिटी, ठीक है, डी है प्रोटीन की जैविक मान्यता। तो पाचन क्षमता गुणांक किसे दर्शाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। बताइएगा स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका भोजन में पोषक तत्व का कितना प्रतिशत शरीर द्वारा अवशोषित हुआ। ये आपका क्या होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने पूछा गया है, प्रतिरोधी स्टार्च किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ए घुलनशील रेशा, बी है अघुलनशील रेशा, सी है अपाच्य कार्बोहाइड्रेट और डी है इसेंशियल एमिनो एसिड। तो बताइएगा प्रतिरोधी स्टार्च किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका अपाच्य कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन जो सी है। ठीक है, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या करता है? ये आंतों में एक तरीके से पचता नहीं है और ये जो आंत है जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें पहुंचकर जो बैक्टीरिया द्वारा इसका किण्वन होता है और इससे जो शॉर्ट चेन फैटी है एसिड होते हैं वो बनते हैं। तो ये आंतों को स्वस्थ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्रोत कहाँ कहाँ से? जैसे आपका कच्चा केला है, आपका दाल है, ठंडा किया हुआ जो चावल है वो इसमें हेल्प करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं तो आपको मदद मिलती है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने पूछा गया है, एंथ्रोसायनिन वर्णक किस पीएच में लाल और किस पीएच में नीले दिखाई देते हैं? तो एंथ्रोसायनिन वर्णक किस पीएच में लाल और किस पीएच में नीले दिखाई देते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं अम्लीय में लाल और क्षारीय में नीला, बी है क्षारीय में लाल अम्लीय में नीला, सी है आपका रेड इन न्यूट्रल ब्लू इन एसिडिक और डी है आपका क्षारीय में लाल उदासीन में नीला। बताइएगा। तो एंथ्रोसायनिन वर्णक किस पीएच में लाल और किस पीएच में नीले दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है अम्लीय में लाल और क्षारीय में आपका नीला, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो एंथ्रोसायनिन पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक जो आपके रंजक है, जैसे जामुन है, आपका अंगूर है, बैगन है, उसमें है। और यहाँ पे पीएच के अनुसार ये क्या कहते हैं, रंग बदलते हैं। जैसे आपका दिया है कि जो अम्लीय माध्यम है उसमें ये लाल, जो आपका क्षारीय माध्यम है उसमें ये नीला रंग होता है। तो जैसे आप नींबू का रस जो डालने पर जो बैगनी और जो गोभी का रंग आपका जैसे लाल हो जाता है, वो इसके उदाहरण मात्र हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड आपका लास्ट 21 है, सगुन के साथ आपके प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सिस्टम अप्रोच इन एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य तत्व क्या है?
तो एक्सटेंशन एजुकेशन से आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं केवल रिसोर्स का उपयोग, बी है इनपुट प्रक्रिया आउटपुट फीडबैक, सी है शिक्षक केंद्रित मॉडल और डी है केवल ट्रेडिशनल नॉलेज। बताइएगा आपका जो सिस्टम अप्रोच इन एक्सटेंशन एजुकेशन जो है आपका, इसका मुख्य तत्व क्या है। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इनपुट प्रक्रिया आउटपुट फीडबैक, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट और आपका फीडबैक। तो इन पद्धति में पूरा जो शिक्षण और प्रशिक्षण है वो प्रणाली वो सिस्टम के रूप में देखा जाता है। तो इसके कई चरण हैं, जैसे आपका जो इनपुट है वो संसाधन सामग्री और आपका जानकारी हुआ। प्रोसेस की बात करें तो आपका प्रशिक्षण और जो आपकी एक्टिविटी वगैरह हो गई वो हुआ। आउटपुट की बात करें तो आपका जो परिणाम है और जो आपका बिहेवियर में चेंज है वो आपका आउटपुट हुआ। और आपका फीडबैक की बात करें तो आपका मूल्यांकन है और सुधार, ये आपका फीडबैक हुआ। ठीक है, सो ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी आपका दिया हुआ है। सो ये रही स्टूडेंट आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेज हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं लगातार क्लासेस लाती रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।